दोस्तों, एक ही जिले में एक डीएम साहब और एक एसपी साहिबा की शादी होने वाली थी। डीएम साहब बहुत ही नेक और ईमानदार होते हैं। वो शहर के तमाम भिखारियों को न्योता दिए होते हैं कि सभी लोगों को आकर यहाँ पे खाना खाना है। उनका ये सोचना था, एक इंसान ही इंसान के काम में आता है। अगर मैं अपनी शादी में भिखारियों को बुलाता हूँ, इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। शादी समारोह चलती रहती है, शादी रीति रिवाज से हो जाती है। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर होते हैं और वहां पे सभी लोग बारी बारी उनको बधाई देते हैं। तब तक एक भिखारी स्टेज पर चढ़कर आता है, जिसको देखकर एसपी साहिबा थोड़ी घबरा जाती हैं। वो डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है और उसके बाद कहता है, कर लो, अगला नंबर 13 है। उसके बाद फिर से वो हंसने लगता है। इस बात को सुनकर डीएम साहब थोड़े चौंक से जाते हैं और वो समझ नहीं पाते आखिर क्या बात है। ये भिखारी है और ये मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। एसपी साहिबा पुलिस वालों को आदेश देती हैं, इस भिखारी को यहाँ से हटाओ। पुलिस वाले आते हैं उस भिखारी को हटाने के लिए, लेकिन डीएम साहब पुलिस वालों को रोक देते हैं और कहते हैं, इसे मत छूना, जरा देखो तो आखिर ये क्या कहना चाहता है। लेकिन एसपी साहिबा उसको बार बार हटा रहे थे और वो चाह रहे थे कि ये भिखारी डीएम साहब से कोई बात न कहने पाए। भिखारी डीएम साहब की तरफ देखकर हंसे ही जा रहा था। एसपी साहिबा फिर से आदेश करती हैं, पुलिस वालों को इसको जल्दी से यहाँ से हटाओ। पुलिस वाले भिखारी को लेकर जाने लगते हैं। डीएम साहब भी उस भिखारी के पीछे चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जब पहुंचते हैं तो डीएम साहब पुलिस वालों से बोलते हैं, इसको छोड़ दो। पुलिस वाले डीएम साहब की बात को मानकर उस भिखारी को छोड़ देते हैं। भिखारी से पूछते हैं, ये बताओ, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है जिससे मेरी शादी हो रही है वो यहाँ की एसपी है, मैं यहाँ का डीएम हूँ। अगर हम लोग चाहें तुम्हें चुटकियों भर में जेल में डाल सकते हैं, इसके बावजूद भी तुमने ऐसा काम किया। भिखारी बोलता है, साहब मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तब तक एसपी साहिबा फिर आ जाती हैं और डीएम साहब को वहां से लेकर जाने लगती हैं। अब डीएम साहब को थोड़ा संदेह होने लगता है, क्योंकि एसपी साहिबा बार बार डीएम साहब को हटा रही थी ताकि वो भिखारी से बात न कर पाए। तब डीएम साहब ने एसपी साहिबा से कहा, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। एसपी साहिबा वहां से चली जाती हैं। डीएम साहब उस भिखारी से बोलते हैं, क्या तुम एसपी साहिबा को जानते हो? भिखारी बोलता, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये कैसी लड़की है ये भी मुझे पता है। डीएम साहब बोलते हैं, पूरी बात बताओ। भिखारी बोलता है, अगर आपको पूरी बात जाननी है उसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्या आप मुझे वो समय दे सकते हैं? डीएम साहब बोलते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हें समय दूंगा, लेकिन ध्यान रहे बातें सच्ची होनी चाहिए, वरना समझ लो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। भिखारी बोलता है, मैं बिल्कुल जानता हूं कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, जो बातें मैं आपको बताऊंगा। आखिर दोस्तों, वो भिखारी क्या जानता था एसपी साहिबा के बारे में? एसपी साहिबा कौन थी? वो भिखारी कौन था? और उसने डीएम साहब को यह क्यों बोला कि अगला नंबर 13 है? अगर इस कहानी की सच्चाई को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, भिखारी डीएम साहब को सारी सच्चाई बताने लगता है। भिखारी बताता है, दिल्ली में एक स्कूल था, उस स्कूल में किरण नाम की एक लड़की पढ़ती थी और उसी के क्लास में एक राकेश नाम का लड़का भी पढ़ा करता था। दोनों लोग साथ साथ पढ़ते थे और दोनों लोग पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार भी थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों अपने परिवार वालों को पूरी बात बताते हैं। राकेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं एक लड़की से दिलो जान से प्यार कर रहा हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। राकेश के पिता मान जाते हैं। उधर लड़की, जिसका नाम किरण होता है, वो भी अपने घर पे अपने पिता और माता दोनों से बात कर लेती है और कहती है, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। लड़की के घर वाले भी रिश्ता के लिए मान जाते हैं और दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राकेश अपने पिताजी के बिजनेस संभाल लेता है
और उसी में वो काम करना शुरू कर देता है। उसके पिताजी चूंकि बूढ़े हो चुके थे तो वो कार्यभार नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए राकेश ने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी और उनका बिजनेस वो खुद संभालने लगा था। किरण भी बहू बनकर उसके घर पर आई और घर गृहस्थी अपना संभालने लगी। किरण पढ़ना चाहती थी, राकेश भी उसको नहीं रोकता और उसका भरपूर साथ देता। किरण पढ़ाई करते करते एसपी की पोस्ट हासिल कर लेती है। अब उसकी एक जिले में तैनाती हो जाती है। वहां पे वो बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्यभार संभाल रही थी और इधर राकेश अपने बिजनेस पर दिन रात मेहनत करता रहता था उसको और भी डेवलप करने के लिए। लेकिन राकेश जितना मेहनत करता था उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका बिजनेस उतना ही डाउन होता चला जाता था और उसका बिजनेस एक साल में ही ठप हो गया। अब वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और लोगों की तरफ बहुत ही घुर्राई घुर्राई नजरों से देखने लगा। हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। वो अब ज्यादातर घर पे रहने लगा था। इधर उसकी पत्नी को भी अपनी नौकरी करते हुए एक साल बीत चुका था। ये अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से कर रहे थे। राकेश के पिता राकेश से बोलते हैं, बेटा तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं रहती, तुम डिप्रेशन के शिकार हो गए हो। ऐसा करते तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ, उसके पास उसको सरकारी आवास मिला होगा, वहीं पे तुम रहोगे तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और उसके बाद जब अच्छे हो जाना तो फिर आना, फिर से अपना कारोबार संभालना, फिर से शुरू करना, तुम आगे बढ़ जाओगे। राकेश बोलता है, ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही मैं करूंगा। राकेश वहां से रवाना होकर कानपुर चला आता है जहां पे उसकी पत्नी की पोस्टिंग होती है। किरण भी अपने पति को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति की सेवा में लग जाती है। वो दिन भर ड्यूटी करती और शाम में अपने पति की सेवा किया करती थी। और किरण अपने पति से कहा करती थी, तुम परेशान ना हो, बिजनेस डाउन हुआ है ना, फिर से सही हो जाएगा, तुम पहले अच्छे हो जाओ। जब तक तुम्हारा दिल करे तुम आराम से रहो, जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो फिर तुम काम स्टार्ट करना, तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। राकेश को भी जब अपनी पत्नी का प्यार मिलता है और विश्वास मिलता है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है और उसका जो डिप्रेशन में वो गया था वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अब वो ज्यादा नहीं सोचा करता था, जिसकी वजह से उसकी स्थिति सुधार हो रही थी। तभी उसी जिले में एक डीएम साहब की नई नई पोस्टिंग होती है। किरण फूलों का हार लेकर उनके स्वागत के लिए डीएम साहब के पास चली जाती है। डीएम साहब को हार पहनाती है, उसके बाद उनका स्वागत करती है। लेकिन डीएम साहब को जब देखती है उसको पहली नजर में ही उनसे प्यार हो जाता है, मगर वो कह नहीं पाती। इस तरीके से अब हमेशा किरण डीएम साहब के संपर्क में रहा करते थे और उनसे घंटों बातें किया करते थे। इस बात का आभास डीएम साहब को भी हो गया था। डीएम साहब भी उसको मन ही मन पसंद करने लगे थे। डीएम साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, लोगों से बहुत ही शालीनता से बातें करते थे, हर किसी से इंसानियत रखा करते थे। उनको गरीबों की मदद करने में बहुत ही सुकून महसूस होता था, कभी भी कहीं पर कुछ गलत नहीं होने देते थे। दोस्तों, डीएम साहब का नाम अविनाश होता है। अविनाश किरण से बोलता है कि हम लोग इस तरीके से कैसे मिले, क्यों ना हम लोग दोनों लोग शादी कर लेते हैं। इस बात को सुनकर किरण थोड़ा चौंक जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो क्या कहती कि मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका है। उसके बाद क्या डीएम साहब उसके साथ रहते? नहीं रहते। वो इसी बात को सोचकर कुछ नहीं कहती और थोड़ी सी बातों को टाल देती है। तभी हम लोगों को कितना समय हुआ ही है मिलने हुए, अभी कुछ दिन और रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग शादी भी कर लेंगे। इस बात पर डीएम साहब तो शांत हो जाते हैं, लेकिन किरण के दिमाग में अब वो बात चलने लगती है कि किस तरीके से वो अपने पति से पीछा छुड़ाए। जो उसका स्कूल वाला प्यार था वो अब धीरे धीरे कम करने लगती है और अपने पति को डिप्रेशन की जगह हॉस्पिटल में जाती है। वहां से ऐसी दवाइयां लाती है कि उसके पति का थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो जाए, थोड़ा बहुत पागलपन में वो चला जाए, और वही दवाइयां अपने पति को खिलाया करती है। अपने पति से ये कहती है कि ये डिप्रेशन की दवाइयां हैं, इसे तुम खा लो और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पति से हमेशा मीठी मीठे बातें किया करते थे, पति को शक नहीं होने देते थे, पति का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर झूठा प्यार हमेशा दिखाया करते थे ताकि उसके पति को इस पर शक ना हो। अब धीरे धीरे उसके पति राकेश की
हालत बिगड़ती चली जाती है। एक समय आता है कि वो थोड़ा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तब वो पागल खाने वालों को फोन करके बुला लेती है और अपने पति को पागल खाने में भेज देती है। पति पागल खाने में चला जाता है और वहां पे उसका इलाज चलता है। अब वो जो गलत दवाइयां यहाँ पे खा रहा था, वो दवाइयां वहां पे बंद हो चुकी थी। उसके लिए पागल से सही होने वाली दवा चलनी शुरू हो गई, जिससे इस दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो डॉक्टरों से कहता रहता है कि साहब मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप यहाँ पे कहाँ रखे हैं, मैं इन पागल के बीच में कैसे रहूं, जब मेरा दिमाग सब कुछ सही है, मैं सब कुछ समझ सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसको जबरदस्ती दवाइयां देते रहते हैं। दोस्तों वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हर एक पागल यही बोलता है कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों को भी यही लगता था कि लगता है ये भी वैसे ही कह रहा है, इसलिए उसको वहीं पे रखे रहते हैं ताकि ये बाहर जाकर कोई ऐसी घटना ना कर दे जिससे समाज के लिए खतरा बन जाए। इधर किरण के लिए रास्ता भी साफ हो चुका था। उसका पति पागल खाने में पहुंच चुका था। अब उसको भरपूर समय मिल गया था। वो डीएम साहब से और ज्यादा बातें करने लगती है। कभी कभी वो मुलाकात भी अपने सरकारी आवास पर कर लिया करती है। एक दिन डीएम साहब फिर दोबारा बोलते हैं, हमने तुमसे शादी के लिए पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम्हारा क्या इरादा है, शादी भी करनी है या ऐसे ही चलता रहेगा? किरण बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे शादी करनी है। आप एक काम करिए, पंडित जी को बुलाकर डेट फिक्स करवा लीजिए, उसी दिन हम लोग शादी कर लेते हैं। डीएम साहब अपने घर वालों को जाके ये बात बताते हैं और बोलते हैं कि एक एसपी है और उसी से मैं शादी करना चाहता हूं, वो बेहद ही खूबसूरत है। डीएम साहब के घर वाले भी इस बात के लिए रजामंदी दे देते हैं क्योंकि लड़की भी एसपी होती है और खूबसूरत भी होती है, इसलिए वो भी मना नहीं करते और बोलते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गांव वाले आस पड़ोस के लोग बातें बनाते हैं कि तुम्हारा लड़का इतना उम्र का हो गया है लेकिन अभी तक शादी नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। डीएम साहब बोलते हैं ठीक है पिताजी, आप लोग डेट फिक्स करवाइए, उसके बाद जो सही लगे आप उसी डेट को रख दीजिए। उसके पिताजी पंडित जी को बुलाकर डेट को फिक्स करवाते हैं। 6 महीने का डेट मिलता है। 6 महीने बाद डीएम साहब और एसपी साहिबा की शादी होने वाली थी। तारीख तय हो गई थी। दोनों तरफ खुशियों का माहौल। इधर राकेश जो पागल खाने में डॉक्टरों से बोल रहा था कि साहब मैं ठीक हो चुका हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन उस हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर आते हैं जिन्हें देखकर राकेश पहचान जाता है और उसे लगने लगता है कि ये शायद कोई बड़े डॉक्टर हैं। इनसे अगर बात करता हूं तो हो सकता है मेरी बात बने और ये मुझे बाहर निकाल सकते हैं। राकेश उनके पास जाता है और उनसे कहता है, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी मुझे जो दवाइयां दिया करती थी मैं उसी वजह से डिप्रेशन में मैं उसी वजह से दिमागी बीमार हो गया था, बाकी मुझे कोई और दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूं। डॉक्टर साहब उसको चेकअप करवाते हैं। चेकअप कराने के बाद उनको पता चलता है कि वाकई में यह काफी हद तक सही है। उसको फिर बाहर निकालने के लिए अनुमति दे देते हैं। इस तरीके से राकेश पागल खाने से बाहर चला आता है। जब राकेश बाहर आता है तो वो सीधे अपने पत्नी के आवास पर पहुंचता है। वहां पे देखता है अपनी पत्नी के साथ किसी और आदमी को बैठे हुए, जिससे वो हंस हंस के बातें कर रही थी। राकेश ये सारी बातें छुप कर देखने लगता है कि जाके मैं अपनी पत्नी से बोल दूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें यही सब करना था तो कर ली होती, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर वो ये सोचकर डर जाता था, मगर वो ये सोचता था पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनसे पूछता है ये दोनों लोग कौन हैं, तो लोग बताते हैं कि ये एसपी साहिबा है और ये डीएम साहब है, इन दोनों लोगों की शादी होने वाली है। इस बात को सुनकर राकेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि तुरंत मैं जाऊं, तुरंत मैं इस पे सारी भड़ास निकाल लूं, लेकिन वो कुछ सोचकर नहीं जा पाता। वो सोचता है अगर मैं जाता हूं, एक तरफ डीएम साहब है, एक तरफ एसपी साहिबा है, अगर ये लोग चाहें तो मुझे पल भर में जेल भिजवा सकते हैं। इस डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता और फिर छानबीन करना शुरू कर देता है कि क्या हकीकत है। लोगों से पूछता है, आस पड़ोस के लोगों से पूछता है
तो सभी लोग कहते हैं कि कैसी बदचलन औरत है, और इसने अपने पति को पागल करके पागल खाने भेज दिया और खुद डीएम साहब से शादी करने चली है। अब राकेश को सारी सच्चाई पता चल जाती है। राकेश सोचता है क्यों ना मैं अपने पिताजी के पास चला जाऊं, लेकिन फिर सोचता है कि उनके पास अगर जाऊंगा और इसको किरण को अगर पता चल गया तो कहीं फिर वहां से भी मुझसे उठवा ना ले और मेरे साथ फिर वही हरकत करे और फिर उसके बाद मुझे कहीं फिर से पागल खाने में भिजवा दे। तो वो इस वजह से घर भी नहीं जाता था और अपनी पत्नी के आवास पे भी नहीं जाता था। अब इधर उधर वो भीख मारकर अपना पेट भरता रहता था। वो उस दिन का इंतजार करता था कि जब उसकी शादी हो। दोस्तों, डीएम साहब और एसपी साहिबा की शादी का दिन करीब आ जाता है। डीएम साहब जो नेक दिल होते हैं वो सारे भिखारियों को इनविटेशन भिजवाते हैं कि सारे भिखारियों को आना है और मेरी शादी में खाना खाना है। सभी भिखारी उनकी शादी में पहुंचते हैं। उसी में राकेश भी था, वो भी उनकी शादी में पहुंचता है और वो स्टेज पर आकर डीएम साहब से यही बात कहता है कि अगला नंबर 13 है। उसके बाद राकेश डीएम साहब से बोलता है कि वो डीएम साहब आप हैं और जो मेरी पत्नी एसपी साहिबा है वो किरण है और जो राकेश है वो मैं हूं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जरा इसकी बातों को क्रॉस चेक कर लिया जाए, इसके बात में कितनी सच्चाई है। वो जाके किरण से पूछते हैं, ये बताओ तुम इस भिखारी को जानती हो? किरण हड़बड़ा जाती है और परेशानी के हालत में बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन डीएम साहब कहते हैं सच सच बताना, झूठ मत बोलना। किरण बोलती है, नहीं मैं सच बता रही हूं, मैं नहीं जानती। तभी राकेश बोल पड़ता है, साहब मेरे पास इसका प्रूफ है। वो अपने पॉकेट से एक फोटो निकालता है जिसमें दोनों की फोटो होती है और शादी वाली फोटो होती है। वो फोटो थोड़ी फट चुकी थी। उस फोटो को देखने के बाद डीएम साहब जो कि पहले ही क्रॉस चेक कर चुके थे, अब उनको पुख्ता यकीन हो जाता है। वो पुलिस वालों को आदेश देते हैं कि एसपी साहिबा को अरेस्ट कर लो, अपने पति को पागल बनाने के जुर्म में और झूठा बनाकर और एक शादी होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में उस पर कई धाराएं लगाई जाती हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक केस चलता है। केस चलने के बाद फिर एसपी साहिबा को जेल में डाल दिया जाता है। डीएम साहब राकेश को थोड़े और अच्छे इलाज करवाते हैं और राकेश पूर्णतः ठीक हो जाता है। राकेश को एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके देते हैं। राकेश भी दिन रात मेहनत करके उस बिजनेस को आगे ले जाता है और एक अपना रुतबा कायम कर लेता है। अब राकेश अपने घर जाता है। जब उसके पिता राकेश को देखते हैं तो बोलते हैं, बेटा इतने दिनों तक कहाँ था? तुम्हारी पत्नी से मैंने फोन किया तो उसने बताया कि पता नहीं वो डिप्रेशन के शिकार थे, कहाँ चले गए मुझे पता नहीं है। उसके घर वालों पे से बात की तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। राकेश उनको पूरी सच्चाई बताने लगता है, किस तरीके से उसके साथ क्या क्या हुआ। जब राकेश के घर वाले सच्चाई जानते हैं तो वो डीएम साहब से मिलकर उनको पर्सनली धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं, साहब अगर आपके जैसा इंसान हो इस दुनिया में कोई बेसहारा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। डीएम साहब बोलते हैं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, इसी की वजह से मैं भी बच पाया हूं, वरना मैं नहीं समझ पाता कि ऐसी औरत से मेरी शादी होने जा रही है कि जिसने अपने ही पति को धोखा दिया। क्या गारंटी है वो मुझे नहीं देती? कुछ दिनों के बाद वो मुझे भी छोड़कर जा सकती थी, मेरी जिंदगी तो नरक बन जाती। इसलिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और पर्सनली राकेश को भी। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।